नमस्कार दोस्तों, मैं रूप विश्वकर्मा फिर से लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक वीडियो जो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एम्पीयर का परिपथीय नियम। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और अपने दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अब इसमें हमको पढ़ना है आज एम्पीयर का परिपथीय नियम। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। पढ़ना क्या है हम लोगों को, एम्पीयर का परिपथीय नियम। ठीक है, एम्पीयर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पीयर ने सेम टू सेम गॉस का नियम पढ़ा और उसी के जैसा अपना एक नियम बना दिया। ठीक है, गॉस का नियम क्या था कि कोई अगर आवेश रखा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है आवेश के चारों ओर, और उस विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कैसे किया जा सकता है इसके संबंध में जो है गॉस ने अपना नियम दिया था। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से जब चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारा प्रवाहित कराने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो एम्पीयर ने उसके संबंध में अपना नियम दिया। ठीक है, आइए एम्पीयर का नियम देखते हैं। एम्पीयर का नियम है क्या? एम्पीयर ने कहा कि अगर कोई तार है, ये तार है, ठीक है, इसमें जो है धारा प्रवाहित करा रहे हैं, तो ये ओस्टेड के प्रयोग में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब चालक में धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इन्होंने कहा, एम्पीयर ने, अगर इस चालक को किसी बंद वक्र में पैक कर दिया जाए, ठीक है, या इसके अनुदिश कोई बंद वक्र खींच दिया जाए, ठीक है, तार है उसके चारों ओर एक सर्कल खींच दिया जाए, तो वो वायर उस सर्कल में कैद हो जाएगा। वो वायर क्या हो जाएगा, इस सर्कल में कैद हो जाएगा। और इसी बंद वक्र के अनुदिश अगर हम क्या कर दें, यहां पे जो है किसी बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र है इस बंद वक्र के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, उस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो इसमें प्रवाहित धारा के म्यू0 गुने के बराबर होगा। अर्थात आपको अगर याद हो तो गॉस का नियम आपने पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ना। और फिर आपको याद हो तो आपने फाई इज इक्वल टू पढ़ा था इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, या इसके पहले आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, क्योंकि वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर ही डी ए कॉस थीटा होता है। 11th में सदिशों का अदिश गुणनफल आपने पढ़ा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और सदिश गुणन पढ़ा होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो ये अदिश गुणन है। ए बी कॉस थीटा लिखा तो उसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा लिखा तो उसको ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ए डी ए कॉस थीटा था तो इसको हम ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं। फाई की वैल्यू क्या मिल गई हमको, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये स्थिर विद्युतिकी में गॉस का नियम हो गया। स्थिर विद्युतिकी में किसका नियम हो गया, गॉस का नियम हो गया। ठीक, एम्पीयर ने इस नियम को देखा। गॉस ने क्या कहा था कि कोई आवेश है तो उसको एक बंद पृष्ठ में कैद कर दो। भाई आवेश था, बिंदु आकार का होता था, किसी भी आकार का होता था, उसको हम पैक कर सकते थे। धारा को कहीं पैक नहीं किया जा सकता। ठीक, धारा को पैक नहीं किया जा सकता है।
इसलिए इसके हम अनुदिश वक्र खींच देते हैं। ठीक है, जो वायर है उसके अनुदिश क्या करते हैं, एक वक्र खींच देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वक्र को खींच दे रहे हैं इसके अनुदिश। अब जो है आपको करना क्या है, यहां से समझना है कि एम्पियर ने अपना नियम बनाया कैसे, कैसे बनाया, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, क्लोज इंटीग्रेशन, उन्होंने कहा भी ठीक चलो रेखीय समाकलन कर दो, अब क्लोज इंटीग्रेशन लगा दो। ई है विद्युत क्षेत्र, आप एक काम करो, चुंबकीय क्षेत्र आता है धारा प्रवाहित कराने से, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लिखो, उन्होंने लिख दिया चुंबकीय क्षेत्र। डीए, तो देखो गॉस ने क्या किया था, आवेश को पृष्ठ में पैक किया था और पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है। एम्पियर ने कहा भाई धारा को तो पृष्ठ में नहीं पैक किया जा सकता, पर इसके चारों ओर क्या कर सकते हैं, हम एक सर्कल खींच सकते हैं, और सर्कल में ना परिधि होता है और परिधि में लंबाई होता है, क्षेत्रफल नहीं होता है। तो जहां पे इन्होंने डीए लिखा था वहां पे उन्होंने डीएल लिख दिया, क्योंकि लंबाई का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, इज इक्वल टू, देखो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा के कारण आता है, विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण आता है। ठीक है, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था वो चालक पर उपस्थित आवेश के कारण। तो आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र आता था और धारा के कारण विद्युत क्षेत्र आता है, सॉरी ये क्या मैं बोल जा रहा हूं, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आता था और धारा के कारण क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए यहाँ पे धारा लिख दिया आई। ठीक, एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पे आपने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे नियतांक में पढ़ा म्यू नॉट अपान 4 पाई। देखो एप्सिलॉन नॉट बटे में होता था, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट होता था, और यहाँ पे इसके स्थान पे क्या है, केवल म्यू नॉट है, तो इसी में म्यू नॉट से गुना कर दो। ठीक, कर दो गुना, ये बन गया है आपका चुंबकत्व में एम्पियर का नियम। ठीक है, अब इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा सही से लिख दो, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, नेट का मतलब कुल धारा। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए इसको डिफाइन कर लिया जाए। अब देखो b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, इंटीग्रेशन dl का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि dl का मतलब लंबाई है। ठीक है, और क्लोज का मतलब बंद वक्र के। ठीक, तो किसी बंद वक्र के अनुदिश, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। ठीक, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल है, इंटीग्रेशन डीए होता तो वो क्षेत्रफल के अनुदिश समाकलन हो जाता, इंटीग्रेशन डीएल है तो डीएल का मतलब लंबाई, लंबाई मतलब रेखा, तो रेखीय समाकलन। ठीक है, परिपथ से घिरी कुल धारा, आई नेट का मतलब वक्र से घिरी टोटल धारा, एक तार गया उसमें आई एम्पेयर की धारा है, दूसरा होता उसमें भी आई एम्पेयर की, तो 2 आई हो जाता। ठीक है, तो जितनी धारा इस वक्र के इसके अंदर घिरी हुई है, इससे घिरी कुल धारा, ठीक है, का रेखीय समाकलन वक्र से घिरी कुल धारा के म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट से गुणा हुआ ना, तो धारा इंटू म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट गुने के बराबर होती है, गुने के बराबर होता है। क्या होता है, तो किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वो उस बंद वक्र से घिरी कुल धारा के म्यू नॉट गुने के बराबर होता है। ये किसका नियम है, तो ये एम्पियर का नियम है, अर्थात इसको लिखेंगे कैसे, समीकरण के रूप में, तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट।
ठीक है, ये हो गया इनका समीकरण। ठीक, अब चलो इसी वक्त हम इनका समीकरण का प्रूफ कर देते हैं, उपपत्ति जिसको आप कहते हो। ठीक है, म्यू नॉट आई, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख दो नेट। ठीक है, छोटा सा सफिक्स में नेट। तो चलिए अब इसका हम प्रूफ पढ़ लेते हैं। प्रूफ को बोलते हैं उपपत्ति। गणितीय विधि से इनके नियम की उपपत्ति कर देते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया, मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का एक तार है। कितनी लंबाई का है? अनंत लंबाई का। इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहीं पे इस पृष्ठ में एक छोटा सा लघु धारा अवयव ले लेते हैं डीएल। ठीक है, डीएल हो गया आपका। और इस बिंदु की जो डिस्टेंस है यहां से वो कितना मान लेते हैं? स्मॉल ए मान ले रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या, इस वक्र की त्रिज्या ए है। इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? आई है। अब हमको देखना क्या है कि क्या वाकई में क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई नेट के बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलो ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस लेने पर एक पक्ष को लेके हल करेंगे, दूसरा आ गया तो ठीक है, एम्पियर का नियम नहीं आया तो बेकार है, ये समीकरण गलत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अब एक काम करते, एलएचएस लेने पर मैंने लिखा तो ले लो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू, देखो v डॉट डीएल को हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन v डीएल कॉस थीटा। ठीक है, कल ही हमने आपसे एक डेरिवेशन कराया था जिसमें अनंत लंबाई के चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवाई थी, और आया था आपका b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए। आया था, आया था। ठीक है, ऐसे लिखा होगा हमने। तो चलो अनंत लंबाई के चालक के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, पुट कर दो भैया। क्लोज इंटीग्रेशन बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए डीएल कॉस थीटा की वैल्यू जरा देखो कितना होगा। ये हमने बताया ना कि वायर है, इसके चारों ओर ऐसे वायर है, तो इसके चारों ओर ऐसे सर्कल खींच के रखा है। ठीक है, ऐसे, और सर्कल पर कोई पॉइंट यहां पे है और उसकी लंबाई यहां पे ऐसी ही होगी। ठीक है, जैसे मैंने कल कॉइल लिया था, कुंडली ये है। ठीक है, तो ये मान लो वायर है, इस वायर के चारों तरफ ऐसे एक वक्र खींच दिया, बंद वक्र ऐसे ऐसे। ठीक है, अब इस बंद वक्र का जो यहाँ पे जो पॉइंट है जहां मैंने डीएल माना है वो तो इधर की ओर है ना, ऐसे करके देखें तो ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा ना। इसका जो छोटा सा टुकड़ा, ये इतना का टुकड़ा ले लो तो इसकी लंबाई ऐसे ही तो मिलेगी आपको, ऐसे ऐसे है तो ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे। और इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखा जाए तो कितना बनेगा, बोलो। इन दोनों के बीच का मैं एंगल निकलवा क्यों रहा हूं, अब ध्यान से देखो। ठीक है, ये एंगल नहीं निकालना आपको। यहां पे चुंबकीय देखो डीएल कैसा है, अब डीएल आपको समझ में आ गया कि डीएल ऐसा होगा इसकी डायरेक्शन में, इसके तल में ऐसा ही तो होगा। इसका छोटा सा टुकड़ा अगर काटोगे तो जैसे ये है, ऐसे डीएल भी मिलेगा इसका टुकड़ा, तो ये ऐसे है तो ये भी ऐसे हो जाएगा मार्कर की डायरेक्शन में। तो ये जैसे मैंने मार्कर रखा है डीएल की डायरेक्शन हो गई। अब जरा जहां पे डीएल है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो मैंने नियम भी बताया दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। अंगूठे को कहां रखना है, धारा की दिशा में, उंगलियों को उस दिशा में फैलाना है जिधर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कैसे होगी, हथेली के लंबवत धक्का देने की दिशा में होगी, होगी ना। ठीक है, तो देखो धारा ऊपर की ओर, अंगूठा ऊपर की ओर, अंगुलियों को मैंने डीएल की साइड फैलाया, अब धक्का किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा ना। और डीएल की लंबाई भी ऐसे ही थी, धक्का भी अंदर की ओर लगेगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम, और दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा बी और डीएल के बीच का कोण है, तो बी और डीएल के बीच कोण कितना बन गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस 0 लिख देना है आपको।
ठीक है, इज इक्वल टू, चलो आगे चलते हैं, म्यू नॉट आई अपान 2a, ये सब नियत है। कैसा नियत है? म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता नियत है, आई चालक में प्रवाहित धारा नहीं बदलेगी, 2 पाई ऑलरेडी नियतांक है, ए इस वक्र की जो रेडियस है वो भी नहीं चेंज होगी, तो ये सारी चीजें नियतांक है, इनको बाहर कर लो भाई। तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए नियतांक है, बाहर कर लिया, डीएल बचा, कॉस जीरो का मान एक ही होता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल एल हो जाएगा, और एल का मतलब जहां पे डीएल है उसकी संपूर्ण लंबाई। अब डीएल क्या है? तो डीएल इस सर्कल के परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो पूरी परिधि आएगी, पूरी परिधि का मतलब 2 पाई आर पर त्रिज्या ए माना है, तो 2 पाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए इंटू इंटीग्रेशन डीएल भी आपको क्या मिल गया, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल, तो आपका मिला क्या, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बोलो आया क्या, आया क्या? ठीक है, तो यहां पे प्रूव हो चुका है आपका LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया भाई। ठीक, तो ये हो गया गॉस के एम्पियर का परिपथीय नियम और उसकी उपपत्ति। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चला जाए। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए फिर मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। तो चलिए पढ़ लिया जाए एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग। ठीक, तो देखिए एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग क्या है भाई, क्या पढ़ना है इसमें हम लोगों को, आइए पढ़ लेते हैं आज अनुप्रयोग भी। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के किसी चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का नहीं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी, किसके निकट, तो कोई अनंत लंबाई का चालक है उसके निकट, ठीक है। जैसे लो हमने ले लिया एक चालक और इसकी लंबाई कितना है, तो भाई इसकी लंबाई है अनंत, और इसके कारण इससे ठीक a दूरी पर एक पॉइंट है जिसका नाम P है, इसी बिंदु पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एम्पियर ने कहा, जैसे गॉस ने कहा था कि किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वहां से आप होता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचो, ठीक उसी प्रकार से एम्पियर ने कहा कि जिस बिंदु पर आपको ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उस बिंदु से होता हुआ एक बंद वक्र खींचो। आप क्या खींचो, बंद वक्र खींचो, एक ऐसे खींच दिया भाई बंद वक्र, चलो हो गया। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये बंद वक्र खींच दिया, अब वायर ऊपर से आइस में प्रवेश किया और फिर नीचे से ऐसे बाहर निकल गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और मैंने मान लिया कि इस वायर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की, ठीक है। तो चलो हल करते हैं, तो लगाते हैं एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम लगाने से पहले जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो वहीं पे आप मान लिया करो डीएल, ठीक है, रेखीय समाकलन करना है आपको, इसलिए यहाँ पे क्या मान लिए, ये डीएल है आपका, ठीक है। चलो अब लगाओ एम्पियर का नियम, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से आपने क्या पढ़ा है,
तो आपने पढ़ा है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पढ़ा है आपने, बोलो यही पढ़ा है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। तो अब जो है सॉल्व करते हैं इसको, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी डीएल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, थीटा कितना होगा, अभी अभी जस्ट निकाल के बताया था, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन वी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो वी नियत राशि इसको बाहर निकाल लो तो मिलेगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन डीएल इंटू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आपको ना, उसी चीज को तो ज्ञात करने के लिए आप डेरिवेशन कर रहे हो, इसलिए इसका समाकलन नहीं करेंगे। ठीक, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन एल का मतलब जहां पे डीएल माना है उसकी संपूर्ण लंबाई, तो हमने इस सर्कल के परिधि पर माना है डीएल को, तो सर्कल की संपूर्ण लंबाई परिधि की 2 पाई आर और त्रिज्या ए माने तो 2 पाई ए हो जाएगा। तो यहीं पर क्या लिख देंगे, 2 पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, 2 पाई ए गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई ए। ठीक है, तो याद है ना अभी अभी हमने अनंत लंबाई का सूत्र यूज किया था, और सेम वही चीज है, अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर आगे चला जाए, दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोगों को पढ़ना है लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। मिटा दो इसको, मिटा देता हूं। दूसरा अनुप्रयोग पढ़ना है इनका, अनुप्रयोग नंबर 2। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग क्या है, लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक लंबी परिनालिका है, जैसे मेरे पास भी है, लेके रखता हूं मैं। ठीक है, ये है, ठीक है, दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, आना चाहिए पूरा। एक लंबी परिनालिका है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस परिनालिका के ऊपर ना तांबे के तार को कई चक्रों में से लपेट डालेंगे, मतलब यहां से लपेटना स्टार्ट करेंगे, इस सिरे से लपेटते लपेटते ऐसे गोल गोल राउंड राउंड लपेटते हुए कहां तक आ जाएंगे, इस सिरे तक आ जाएंगे, दिख रहा है कि नहीं, इस सिरे तक आ जाएंगे। ठीक है, तो जब पूरा तार लपेट देंगे पूरी परिनालिका के ऊपर, तो फिर उसके बाद अब जो सिरा यहाँ पे एक तार का जब हम लपेटना स्टार्ट करेंगे तो एक सिरा इधर रह जाएगा और एक सिरा इधर ना, इस सिरे पर एक सिरा रह जाएगा, तो दोनों सिरों के बीच हम क्या लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे और उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो ये जो परिनालिका अब बन जाएगा धारावाही परिनालिका बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसी परिनालिका के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, उत्पन्न होगा, उसी चीज को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, आज उसी के लिए फार्मूला स्थापित करना है। तो चलिए, तो ये हो गया अपना एक परिनालिका। ठीक, परिनालिका हो गया ये ऐसे। अब इस पर हम वायर को लपेटना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे करके पूरा वायर लपेट दिया भाई। ठीक है, एक सिरा यहां आएगा और एक सिरा यहां का, इन दोनों सिरों के बीच लगा दिए एक सेल, सेल लगाना है, ज्यादा बड़ा धारा नहीं लगाना है। ठीक है, लगभग 1.5 वोल्ट का सेल लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब मैंने सेल को लगा दिया तो इसमें अब धारा प्रवाहित होने लगेगा, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ऐसे घूमते हुए चक्रधार ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अब जब धारा प्रवाहित होने लगेगा तो जानते हो ना, जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब इस पूरी परिनालिका के परिधि पर वक्रपृष्ठ पर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर के इस अक्ष पर भी तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा।
कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, वही चीज हमको निकालना है। ठीक है, तो वो चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस परिनालिका के इस अगले हिस्से को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये जो परिनालिका हमको ऐसे दिखने लगेगा, उसको जब हम रिमूव करेंगे तो परिनालिका हमको ऐसे दिखने लगे। कैसे? ऐसे। ये जो गोला गोला है वो इन सिरों के जो है वायर्स के कटे हुए भाग दिख रहे हैं आपको। ठीक, इसका मतलब क्या है भाई, जब इसके इस सिरे को हम काट देंगे ऐसे, सामने से फ्रंट से हटा दिए काट कर, तो यहाँ पे जो तार थे, अब उनका वो अगला सिरा जैसे तार था तो इसका ये वाला हिस्सा दिखने लगेगा, नीचे भी ऊपर भी। तो मैंने गोला गोला करके दिखा दिया। इसमें धारा ऐसे रोटेट कर रही है, नीचे से निकल रही है, ऊपर प्रवेश कर रही है, तो जिधर से धारा निकलती है उधर डॉट चिन्ह लगाया जाता है, और जिधर को धारा जाती है उधर क्रॉस चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, तो लो इधर क्रॉस बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद धारा इधर से निकल कर इधर जा रही, इधर ऐसे ऐसे। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर धारा ऐसे गतिमान है तो अंगूठे की डायरेक्शन में बल रेखाएं निकलेंगी, इसमें से जो बल रेखाएं हैं वो कुछ ऐसे निकलेंगी, ऐसे। ठीक है, इधर से बाहर जाएंगी, इधर से आके अंदर प्रवेश करेंगे, इधर भी कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, इधर से घूमकर ऐसे फिर प्रवेश करेंगे। तो इस परिनालिका का जो अक्ष होगा, ये जो दोनों सिरा है ना, इसका केंद्र होगा, उसी केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वही अक्ष है। इसी अक्ष के अनुदिश हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहीं पर हम अपना ले लेते हैं डीएल, बताया था ना। और यहां पे मैंने अपना डीएल ले लिया है, यहीं पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसके लिए यहां से होता हुआ एक बंद वक्र खींचेंगे। तो चलो यहां से होता हुआ एक बंद वक्र हम ऐसे खींच देते हैं, इसको कहां तक ले जाते हैं, अनंत तक। क्यों अनंत तक ले जा रहे हैं अभी बताते हैं आपको, ऐसे। ठीक है, अनंत तक ले गए। अब ये हो गया एक बंद वक्र, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, नामकरण कर दिया मैंने। अब ये जो बल रेखा है ये घूमकर कुछ ऐसे भी, कुछ बल रेखा है मतलब इसकी ऐसे भी जाने वाली है, घूमकर ऐसे ना, सारी बल रेखाएं से घूमेंगी, इस सिरे से निकलेंगी आके उस सिरे में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बल रेखाएं जाएंगी। तो यहां पर हम इसका एक डीएल ले लिए, इस सिरे का, इस भुजा के लिए भी यहाँ पे डीएल ले लिया, इस भुजा के लिए यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया इसकी लंबाई का, ये डीएल हो गया, और इस भुजा के लिए ये डीएल हो गया। ठीक है, हर भुजा पे अलग अलग मैंने इसका अल्पांश ले लिया लंबाई का। ठीक है, अब जो है कुछ चीजों को और मानना है डेरिवेशन करने से पहले, जैसे कि मान लिया मैंने कि परिनालिका के एक फेरे में प्रवाहित धारा कितनी है, माना परिनालिका के एक फेरे में प्रवाहित धारा बराबर आई। ठीक है, और ये जो तारों को हमने लपेटा इसका कुल चक्कर कितना है, परिनालिका पर कुल फेरों की संख्या, परिनालिका पर कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन। अब परिनालिका की लंबाई कितना है तो मान लेते हैं स्मॉल एल है। परिनालिका की लंबाई बराबर स्मॉल एल, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान ली स्मॉल एन, और स्मॉल एन बराबर हो जाएगा टोटल फेरों की संख्या में लंबाई से भाग दे देंगे, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या आ जाएगा, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे एल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए तो फिर डेरिवेशन को स्टार्ट किया जाए। अब लगाते हैं एम्पियर का नियम। एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो देखो इसमें ना चार चार भुजाएं, 1 2 3 4, चारों भुजा के लिए अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ठीक है। कौन सी भुजा के लिए? तो भुजा ए बी के लिए, ए से बी तक के लिए, ठीक। प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल, कौन सी भुजा के लिए? बी से सी तक के लिए, तो बी से सी तक के लिए, फिर ठीक। फिर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट डीएल, कौन सी भुजा के लिए? सी से डी तक के लिए, सी से डी तक के लिए। फिर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वी डॉट डीएल वेक्टर वी डॉट वेक्टर डीएल, कौन सी भुजा के लिए? डी से ए तक के लिए, डी से ए तक के लिए, इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट कुल धारा, ठीक है। चलो आगे चला जाए, फिर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। तो क्लोज इंटीग्रेशन ए से बी तक के लिए वी डीएल इज इक्वल टू वी डीएल कॉस थीटा, वी डीएल कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा थीटा कितना होगा ए से बी वाले के लिए, ए बी के लिए? देखो डीएल की लंबाई ऐसे है, ठीक। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही वो भी ऐसे गुजर रही है। तो जब दोनों सेम लंबाई पे है तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और यहाँ पे देखो बल रेखा ऐसे जा रही है, डीएल ऐसे, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और ये चूंकि अनंत पे है तो अनंत पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे cos ए बी के लिए थीटा कितना है? 0 डिग्री, cos 0 हो गया। प्लस क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट डीएल इज इक्वल टू वी डीएल, किसके लिए? बीसी के लिए। थीटा कितना है? cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। देखो बी से सी थीटा कितना है? 90 डिग्री है। प्लस क्लोज इंटीग्रेशन सी डी के लिए बी डॉट डीएल इज इक्वल टू वी डीएल हो जाएगा cos थीटा कितना है? सी डी, सी डी, तो सी डी अनंत पे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में 0 है, तो v का मान यहाँ पे क्या रख देना है? 0 इंटू डीएल कॉस थीटा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्लोज इंटीग्रेशन d से a तक के लिए v dl, तो v dl cos थीटा कितना है? c d a के लिए, तो d से a तक के लिए थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन ए से बी तक के लिए बी डीएल मिल जाएगा आपको, ठीक। प्लस cos 90 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। इसमें भी cos थीटा है और यहाँ 0 है, बी का मान 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0। cos 90 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट मिलेगा आपको, ठीक। सब 0 0 ऐड करेंगे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपके पास क्या मिलेगा? बी को बाहर कर लो तो क्लोज इंटीग्रेशन ए से बी तक के लिए डीएल मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट मिलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन डीएल होता क्या है? यल होता है। ए से बी तक की लंबाई यानी प्रणालिका की लंबाई क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू मिलेगा v इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि परिनालिका में फेरों की संख्या कितना है? n है, और एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? सॉरी, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है एक फेरा में? I, तो n स्मॉल n फेरा में कितनी धारा प्रवाहित होगी? ni, ठीक है। यदि परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, स्मॉल n है,
तो प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा, एक फेरा में कितनी धारा जा रही है, एन सॉरी आई, तो स्मॉल एन फेरा में कितनी धारा जाएगी, एन आई। ठीक है, अब चूंकि जगह का अभाव है इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं चित्र को मिटाऊंगा। चलो एन आई, तो यहां से आपको मिलेगा V इज इक्वल टू एल गुड़े में है ना, उधर जाएगा भाग में, तो म्यू नाट जो आई नेट है ना, आई नेट के बराबर क्या रख लेंगे, एन आई रख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या रख देना आपको, एन आई बटे एल। ठीक, एन आई बटे एल ऐसे लिख दो, स्मॉल एन के अपान में एल खाली। ठीक है, तो म्यू नाट एन आई अपान में यल हो गया। ठीक है, और यदि और स्मॉल एन अपान यल बराबर, ये क्या हो गया यार, तो देखिए यहां से थोड़ी सी समस्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, गड़बड़ क्या हो रहा है कि आई नेट जो है वो एन आई फेरों में हो गया। ठीक है, तो ये तो एकांक लंबाई में प्रवाहित धारा हो गई। यदि परिनालिका की लंबाई यल है, तो यदि परिनालिका की लंबाई स्मॉल यल है, तो संपूर्ण लंबाई में प्रवाहित धारा, संपूर्ण लंबाई में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो संपूर्ण लंबाई में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, एकांक लंबाई में जितना प्रवाहित धारा है उसी में संपूर्ण लंबाई से गुणा कर देंगे, तो आपको मिलेगा आई नेट इज इक्वल टू स्मॉल यल इंटू एन आई, जहां पे एन आई धारा था ना, इसमें स्मॉल यल से गुणा कर देंगे, तो मिल जाएगा आपको एन एल आई। ठीक है, पुट करो यहां पे, तो वी एल इज इक्वल टू मिलेगा आपको, समीकरण इसको एक मान लो, तो समीकरण एक से आपको वी एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो वी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट मिल जाएगा, म्यू नॉट आई, और नेट के स्थान पे, आई नेट के स्थान पे कितना पुट कर देना, म्यू नॉट आई नेट था ना, आई नेट के स्थान पे क्या रख देना, एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया। ठीक है, जहां स्मॉल एन बराबर क्या पढ़ा है आपने, कैपिटल एन अपान एल पढ़ा है, तो कैपिटल एन अपान एल रख देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपान एल आई हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, तो जब आपको परिनालिका की एकांक लंबाई में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दी गई होगी तो, और संपूर्ण लंबाई में संपूर्ण परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो ये यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, संपूर्ण लंबाई में फेरों की संख्या, और स्मॉल n क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। चलिए, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चला जाए नेक्स्ट अनुप्रयोग की ओर। तो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, तो चलिए फिर एम्पियर के परिपथीय नियम में जो भी अनुप्रयोग अपने सिलेबस में थे यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी के तहत, तो एक और होता था टोरॉइड। ठीक है, तो वो शायद सिलेबस में नहीं है, अगर है भी तो मैं फिर उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी से बाय बाय।